हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बढ़िया हो। मैं वेलकम करता हूँ आपके अपने इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12। ओके, इसके पहले जो चैप्टर 1 था, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का, वो मैंने ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना रखी है। मेक श्योर आप उसको जाके भी वॉच करें। पूरी डिटेल्ड वीडियो है विद फुल एक्सप्लेनेशन। ओके, हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2, जो कि है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज क्लास 12, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। ओके फ्रेंड्स, तो हम देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो हम करते हैं इसको स्टार्ट। तो देखो, इससे पहले पढ़ के हम आ चुके हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है। हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि मैनेजमेंट क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। ओके, क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। तो क्या है मैनेजमेंट प्रिंसिपल? मैनेजमेंट जो प्रिंसिपल्स हैं वो क्या है? वो जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। क्योंकि देखो, हम यहाँ बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के अंदर क्या है कि ये जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस हैं किसके? फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। मैनेजमेंट प्रिंसिपल क्या है? जनरल और ब्रॉड गाइडलाइंस है। जो हम बोलते हैं रूल्स है, जो होते हैं रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, तो कुल मिला के वही है कि एक गाइडलाइन है। तो एक गाइडलाइंस क्या है? रूल्स जैसे हम बोलते हैं। तो गाइडलाइन क्या है कि जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर मैनेजर्स। मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग और उनके बिहेवियर के लिए ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है। ओके, आई रिपीट, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर ऑफ मैनेजर्स। जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस मीन्स मैनेजमेंट प्रिंसिपल रूल्स होते हैं, जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइंस होती हैं फॉर डिसीजन मेकिंग एंड बिहेवियर मैनेजर्स के लिए डिसीजन मेकिंग और बिहेवियर के लिए। ओके, हम करते हैं इस चैप्टर को स्टार्ट। आई होप आपके समझ में आ गया कि जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइन क्या होती है। कुछ मिला के रूल्स होते हैं या रेगुलेशन होते हैं किसके लिए? मैनेजर्स के लिए, उनका बिहेवियर के लिए, उनके डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल से। देखो, मैनेजमेंट प्रिंसिपल के फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, यूनिवर्सल एप्लीकेशन एंड परवेसिव। मैनेजमेंट प्रिंसिपल यूनिवर्सल एप्लीकेबल होता है, परवेसिव होता है। आज आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में चले जाइए, वहां पे मैनेजर्स होते हैं। चाहे मैं बात करूं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की, स्कूल्स की और प्राइवेट कंपनी की, तो हर जगह ये मैनेजर के लिए हर जगह अप्लाई होता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कंपनी के लिए भी, और उसके अंदर से जनरल उसके अंदर भी जनरल एंड ब्रॉड गाइडलाइन होती है मैनेजर्स के लिए, ताकि उनके बिहेवियर, उनकी डिसीजन मेकिंग के लिए। ओके, सो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है। आप कहीं भी चल जाइए, चाहे आप हॉस्पिटल चल जाइए, चाहे आप रेस्टोरेंट में चल जाइए, चाहे आप किसी प्राइवेट कंपनी में चल जाइए, चाहे आप कहीं भी चल जाइए, तो ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, मतलब परवेसिव, हर जगह एप्लीकेबल है। ओके, सेकंड, जनरल गाइडलाइंस। हमने यहाँ बात करी ऑलमोस्ट जनरल गाइडलाइंस की। तो देखो, जनरल गाइडलाइन, मैनेजमेंट प्रिंसिपल जनरल गाइडलाइंस होती है। गाइडलाइंस आप समझते हैं ना कि एक जनरल गाइडलाइन, मतलब कि आपको गाइडलाइन मीन्स आपको फॉलो करना है। ओके, सो देखो, ये एक जनरल गाइडलाइन है। जैसे आपको बात करूं कि हम बात करते हैं, अभी हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल टेन्योर। अब स्टेबल टेन्योर क्या है? स्टेबल टेन्योर है कि कोई भी अगर आपकी कंपनी में आता है तो उसको आप एक परमानेंट, मतलब स्टेबल टेन्योर, मतलब कि ऐसे नहीं कि वो आए आपकी कंपनी में काम करो, उसे आप कंपनी से बाहर निकाल दें। स्टेबल टेन्योर मीन्स वो अभी कंपनी में आए, आप उसको उसकी खुद की स्पेस दें और उसे एक लॉन्ग पीरियड के लिए रखें अपनी कंपनी के अंदर। तो अब ये तो है कि भाई प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल टेन्योर, ये तो बता दिया। लेकिन अब वो स्टेबल टेन्योर कितना? भाई 6 मंथ्स, ओके, 1 ईयर। तो ये यहाँ डिसाइड नहीं करा कि वो स्टेबल टेन्योर कितना होगा। हो सकता है वो 2 महीने का हो, डिपेंडिंग ऑन द वर्क, वो किस तरह काम करता है। तो एक बात तो बता दी कि स्टेबल टेन्योर होना चाहिए, उसकी कितना होना चाहिए वो डिसाइड नहीं करा। तो कुछ तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो ये जनरल गाइडलाइन है कि भाई ये गाइडलाइन आ दी। अब ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करती है। ठीक है, ये आपको रेडीमेड सोल्यूशन देगी। फॉर एग्जाम्पल, जनरल गाइडलाइन उसमें क्या? स्टेबल टेन्योर। ठीक है, ये जनरल गाइडलाइन है, ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। अब आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना पड़ेगा, मतलब कि किस तरीके से काम करना है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यार नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो हो सकता है कि आप उसे एक लॉन्ग पीरियड टाइम दें। बट अगर आपको लगता है ये कंपनी को सूट नहीं कर रहा या इसका जो बिहेवियर है वो कंपनी को सूट नहीं कर रहा, तो हो सकता है आप उसे जल्दी भी निकाल दें। तो ये एक स्टेबल टेन्योर की एक जनरल गाइडलाइन है, डिसाइडेड नहीं है, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं है। एक जनरल गाइडलाइन दे दी कि आपको ऐसे ऐसे काम करना है,
अब वो अकॉर्डिंग सिचुएशन आपको काम करना पड़ेगा। ओके, फॉर्म थर्ड पॉइंट है फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट। देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आपको रेडीमेड सोल्यूशन नहीं देते बताया, तो इसमें आपको रिसर्च वर्क लगती है, ठीक है, आपको यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पे ऑब्जर्वेशन करना पड़ता है। जैसे मैं बात करूं आपसे प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल लाए ये ओवरनाइट नहीं लेके आ गए, इसमें आपने आपने करा डिवीजन ऑफ वर्क के अंदर, आपने स्पेशलाइजेशन में आपने अलग डिपार्टमेंट बनाए, उसके आपने आपने एक्सपेरिमेंट करा, आपने प्रैक्टिस करी, ठीक है, आपने ऑब्जर्व करा, तो हमने क्या करा, आपने एक डीप रिसर्च वर्क करा कि इसका आउटपुट क्या होता है, हम अगर ये रूल लगा रहे हैं तो इससे हमें क्या बेनिफिट है। तो थोड़े टाइम का आपको पता चला यार नहीं स्पेशलाइजेशन से बेनिफिट तो है। अब जब डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट का स्पेशलाइजेशन लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली आउटपुट बहुत ज्यादा निकलेगा। आप समझ रहे हैं बात को। तो आपने क्या वो ट्राई करा, ऐसे अलग प्रिंसिपल जो आप ट्राई करते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हो गए जो हम आगे सब पढ़ेंगे, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा कि इससे मतलब कि आपको ये अप्लाई करने पड़ेंगे कि हम कैसे उससे मतलब कि हमें कैसे मैक्सिमम से मैक्सिमम आउटपुट लगता है। तो ये एक रिसर्च वर्क डीप रिसर्च वर्क लगता है, टाइम लगता है। तो ये ऐसा नहीं है कि फॉर्म बाय प्रैक्टिस या एक्सपेरिमेंट, ऐसा नहीं है कि ये रेडीमेड सोल्यूशन नहीं, आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है कि यार हम अगर ये प्रिंसिपल लेके आ रहे हैं तो इससे क्या आउटपुट निकलता है, अगर हम ये लेके आ रहे हैं तो इससे हमारे जो एनवायरमेंटल है एक वर्किंग कंडीशन एनवायरमेंट उस पर क्या असर पड़ता है। तो कुल मिला के ये सब चीजें हैं। सो आपको समझ में आ गया होगा कि फीचर्स क्या है, यूनिवर्सल एप्लीकेबल है, जनरल गाइडलाइंस है, फॉर्म बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स है, एंड मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स। तो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या है, जनरल ब्रॉड गाइडलाइंस है, किसके लिए, मैनेजर्स के लिए, क्यों, ताकि फॉर उनके डिसीजन मेकिंग के लिए और उनके बिहेवियर के लिए। ओके, सो अब हम देखते हैं इसके अगले फीचर्स। ओके डियर फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर्स क्या है। देखो अब नेक्स्ट फीचर में आता है फ्लेक्सिबल, जो फीचर मैनेजमेंट प्रिंसिपल है जिसका नेक्स्ट फीचर आता है वो है फ्लेक्सिबल। अब फ्लेक्सिबल देखो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के रिजिड नहीं है कि ऐसा कह दो तो ऐसे ही होगा, नहीं फ्लेक्सिबल है। मैंने जैसे बताया आपको, जैसे प्रिंसिपल ऑफ मैन डिवीजन में बताया, मैंने कुछ भी बताया प्रिंसिपल ऑफ स्टेबल टेन्योर। सो ये क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आपको सिचुएशन काम करना पड़ता है। ये रिजिड नहीं है कि ये कह दिया तो ऐसा ही होगा, नहीं, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या आपको गाइडलाइन दे दी, अब आपको उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक है। तो अब वो रिजिड नहीं है कि ये लिखा गाइडलाइन तो ये होगा, नहीं, वो अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन होगा। जैसे मैंने आपको स्टेबल टेन्योर, तो स्टेबल टेन्योर में क्या है, अब वो बोलते थे कि स्टेबल टेन्योर होना चाहिए, बट आपको देखना पड़ेगा कि कितने स्टेबल टेन्योर, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको वर्क करना पड़ेगा कि भाई ह्यूमन रिसोर्स किस तरीके से काम कर रहे हैं, कंपनी किस तरीके से चल रही है, तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपको काम करना पड़ेगा। तो फ्लेक्सिबल है, ये ऐसे रिजिड नहीं है कि ऐसा होगा तो नहीं, ये फ्लेक्सिबल है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है। आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना पड़ेगा कि ऑर्गेनाइजेशन को क्या जरूरत है, आपको उसको अकॉर्डिंग टू वर्क करना पड़ेगा। ओके, देन हम बात करते हैं यहाँ पे मेनली बिहेवियर। मेनली बिहेवियर देखो हमने यहाँ पे हमने पढ़ा था कि डिसीजन मेकिंग क्या है, एक तो डिसीजन मेकिंग है, बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स में कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है, ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस है, प्रिंसिपल है मैनेजमेंट के लिए, मैनेजमेंट का मतलब आप समझ चुके हैं मैनेजर्स हैं। तो यहाँ पर हमने साफ देख रखा है, आपने लिखा है बिहेवियर। अब सर बिहेवियर क्या है, तो देखो बिहेवियर मेनली बिहेवियर, देखो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का जो मेनली बिहेवियर मीन्स इट टारगेट्स ऑन द बिहेवियर। जैसे हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन, ओके, या हम आगे पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। तो जितने प्रिंसिपल्स हैं ये क्या है, ये एक हेल्दी एनवायरमेंट रहे, ठीक है, एक डिसिप्लिन रहे, ठीक है, एक हेल्दी टीम स्पिरिट रहे, ठीक है, और जो सब कोऑर्डिनेट होते हैं या फिर आपके जो मिडिल लेवल टॉप लेवल मैनेजमेंट, तो उनके अंदर एक अच्छी रिलेशनशिप रहे, हेल्दी रिलेशनशिप रहे, तो उनके लिए होता है। तो मेनली बिहेवियर मीन्स बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, बिहेवियर ऑफ द ह्यूमन रिसोर्स, ठीक, ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। सो ये आपको ग्रोथ करता है कि आप एक हेल्दी एनवायरमेंट में ले, एक वर्किंग कंडीशन रहे, ठीक है, एक टीम स्पिरिट हो, ठीक है, म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो एक मेनली बिहेवियर मीन फोकस ऑन द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स एंड ऑफ द एम्प्लॉयज। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आता है नेक्स्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है, देखो कॉज एंड रिलेशनशिप क्या होती है कि आपने अप्लाई करा, कोई एक सिचुएशन थी, आपने उस सिचुएशन के ऊपर ये चीज अप्लाई करी, अब उसका रिजल्ट क्या आता है, ठीक है। तो ये होता है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, भाई एक कोई भी कुछ भी कंडीशन आई आप फॉर एग्जाम्पल आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, ठीक है, अब आपने कॉज एंड इफेक्ट समझ रहे हैं आप, कॉज एंड इफेक्ट मतलब कि कॉज मतलब कि आपने एक किसी कंडीशन के ऊपर ये चीज अप्लाई करी, ठीक है, अब उसका इफेक्ट क्या आता है, सो वो होती है कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। यह आपको कभी भी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देती, क्योंकि ये जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होती है हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर और ह्यूमन बींग्स के ऊपर, ठीक है। सो ये आप जानते हैं ह्यूमन रिसोर्स अनप्रेडिक्टेबल होते हैं,
ह्यूमन बींग्स, ठीक है। सो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपको ये कंडीशन दी, आपने इस कंडीशन के ऊपर ये चीज अप्लाई करी, तो इसका इफेक्ट क्या आता है? वो होती है कॉज एंड इफेक्ट। अब हम समझ रहे हैं कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये आपको अप्लाई, वो ये कि आपको प्रैक्टिस, एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑब्जर्वेशन। तो ये वही है कि कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, मतलब कि ये चीज थी, ठीक है, आपने उसके ऊपर ऐसा रिप्लाई करा, यहाँ पे आपने उस पर ऐसा एक्शन लिया और उससे ये हुआ, तो वो कुल मिला, ठीक है। सो फीचर मैनेजमेंट आई होप समझ में आ गया होगा कि फ्लेक्सिबल क्या होता है, रिजिड नहीं होते, फ्लेक्सिबल होते हैं। एक गाइडलाइन दे दी आपको, अब आपको उसके अकॉर्डिंग काम करना है। आप कैसे काम करते हैं वो आपके ऊपर है, अकॉर्डिंग टू वर्किंग कंडीशन। आप कैसे रिप्लाई करते हैं वो भी आपके ऊपर है। हम आगे बहुत सारे प्रिंसिपल पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, एस्पिड कॉप्स, स्टेबल टेन्योर, ठीक है, इनिशिएटिव्स, वो सारे पढ़ेंगे, ठीक है, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, वो सब पढ़ेंगे। Then mainly behavior means discipline, mainly focus on the discipline of an organization, ताकि एक म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहे, हम एक टीम स्पिरिट से काम कर सके। इक्विटी, प्रिंसिपल इक्विटी, सब में इक्विटी रहे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में सब कोऑर्डिनेट हो गया, सुपीरियर हो गया, तो इन सबके बीच में। एंड कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप मींस फॉर पर्टिकुलर कंडीशन इफ यू अप्लाई एंड व्हाट यू गेट, सो उसमें क्या आपको इफेक्ट पड़ेगा, मतलब क्या रिजल्ट आता है। सो वो होता है, रिजल्ट कभी भी एक्यूरेट नहीं होता, और जैसे मैंने बताया, बिकॉज ये हम अप्लाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर, जो ऑर्गेनाइजेशन में लोग काम करते हैं उनके ऊपर। सो ये सब होता है। सो अब हम पढ़ते हैं इसका लास्ट फीचर। ओके फ्रेंड्स, तो अब हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स के अंदर लास्ट पॉइंट है कॉन्टीजेंट। सो कॉन्टीजेंट क्या होता है? तो कॉन्टीजेंट होता है कि आप सिचुएशन को देखते हुए कैसे काम करते हैं, ठीक है, वर्क अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। ओके, हमने दो तीन प्रिंसिपल के अंदर ये बात भी करी है अभी, कि आप, ये होता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे काम करते हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल्स के ज्यादा समझ में आता है। जैसे अब हम अभी आगे पढ़ेंगे, मैंने अभी नाम भी लिया था टीम स्पिरिट, ठीक है। अब प्रिंसिपल ऑफ टीम स्पिरिट क्या कहता है? अब देखो, टीम स्पिरिट क्या होगी? जहां पे ऑर्गेनाइजेशन होगा, जहां पे बहुत सारे लोग काम करते होंगे, जहां पे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, सो वो होती है टीम स्पिरिट, ठीक है। बट क्या ये टीम स्पिरिट वहां अप्लाई होगी जहां पे सिर्फ एक इंडिविजुअल काम करता है? नहीं। कॉन्टीजेंट क्या होता है कि आप सिचुएशन को देख के कैसे काम करते हैं। अब जनरल गाइडलाइन तो यदि, अब जनरल गाइडलाइन के अंदर टीम स्पिरिट भी है, ठीक है, और ऑर्डर भी है, इक्विटी भी है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर, प्रिंसिपल इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन भी है, प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क भी है, सारे प्रिंसिपल्स हैं। वो जनरल गाइडलाइन दे दी। अब उस जनरल गाइडलाइन को आप कैसे यूज करते हैं? जैसे मैंने आपको बताया टीम स्पिरिट, तो टीम स्पिरिट वहीं पे अप्लाई होगी जहां पे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग काम करते होंगे। जहां पे एक इंडिविजुअल काम कर रहा है तो वहां से अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। तो कॉन्टीजेंट क्या होता है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मैंने बताया स्टेबल टेन्योर भी, मैंने आपको एग्जांपल अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कि कैसे क्या क्या वो किस तरह का काम चल रहा है, वो आपको देखना पड़ेगा। टीम स्पिरिट, तो कॉन्टीजेंट क्या है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम होता है ये, ठीक है, आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन काम करना पड़ता है, ठीक है। सो मैं अब आपको फटाफट से रिवाइज कराता हूँ एक बार। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था यूनिवर्सल एप्लीकेबल, जो हर जगह एप्लीकेबल हो, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या है? हर जगह एप्लीकेबल है, चाहे वो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो बिग ऑर्गेनाइजेशन हो। फिर मैंने बात कही थी जनरल गाइडलाइंस की, जनरल गाइडलाइन दे दी, भाई ये जनरल गाइडलाइन है, अब आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वर्क करना पड़ेगा, रिजिड नहीं है, ठीक है, रेडीमेड नहीं है, रेडीमेड सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड करेगी, आपको देखना पड़ेगा, वो है। इसके अंदर मैं आपको देखती फॉर्म प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट्स की, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट को बेस होती है, रिसोर्स पर वो अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम डिसिप्लिन, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क करा है, डिवीजन ऑफ वर्क क्या होगा कि आपको पहले देखना पड़ेगा कि यार हम स्पेशलाइजेशन हर डिपार्टमेंट में लगाएं तो उससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा। मैंने बताया आपको जैसे कि, ठीक है, तो वो आया था प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंट में। फिर हमने बात की थी फ्लेक्सिबल, कि ये फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ठीक है। देन से हमने बात करी थी यहाँ पे मेनली बिहेवियर ऑफ द एम्प्लॉय, ताकि म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन रहे, एक टीम स्पिरिट रहे, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे बात करी थी कॉस्ट एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की, कि अगर हम इस सिचुएशन में ये अप्लाई करते हैं ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर तो उससे क्या हमें रिजल्ट मिलेगा, जो कि एग्जैक्ट नहीं आता। और फिर लास्ट बात करी कॉन्टीजेंट की। कॉन्टीजेंट क्या था कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कैसे काम करते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, ऑर्गेनाइजेशन क्या, आपकी ऑर्गेनाइजेशन को क्या सूट करता है, आप उसमें कैसे काम करता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। So friends, I hope you like this video. So please subscribe and press the bell icon for the latest notification, and don't forget to share the video. So please my dear friends, subscribe and stay tuned.